सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो है राइट अ नोट ऑन इंडियन 5 ईयर प्लान। तो इसको मैं कैसे लिखी थी? इसका हिंदी में है भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखे। तो इसको मैं कैसे लिखी थी? इसको मैं लिखी थी ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें आराम से आप 10 पेज लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो इसका भी मैं एक आउटलाइन बनाई थी, यहीं पे बनाई थी, ये मेरा क्वेश्चन है उसे बनाई थी। फर्स्ट मेरा पॉइंट है वाई 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड। क्यों 5 ईयर प्लान? ये आपके टेलीग्राम चैनल पे है। वाई 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड, क्यों अडॉप्ट किया गया? तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ही था। इंट्रोडक्शन था कि भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया के पास, इंडियन इकोनॉमिस्ट लोगों के पास जितने भी इकोनॉमिक मतलब कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे इकोनॉमिक, इंडिया का इकोनॉमी देखने के लिए, उन लोग के पास 3-4 डेवलपमेंटल मॉडल था। एक अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल था, एक यूएस का जो है हमारा प्लानिंग, सॉरी यूएसएसआर, रशिया उस टाइम जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो है सोवियत यूनियन, उसका एक सोशलिस्ट मॉडल था, और फिर एक मिक्स इकोनॉमी। तो लेकिन इंडिया जो चूज किया वो प्लानिंग्स चूज किया जो अडॉप्टेड है रशिया से। तो आप एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिए कि इंडिया प्लानिंग मेथड यूएसएसआर का थोड़ा बहुत लिया, वहां से अडॉप्ट किया। और अब आप लिखिएगा, आपका हेडिंग रहेगा कि वाई इंडिया चोज प्लानिंग मेथड, क्यों इंडिया प्लानिंग मेथड चूज किया। तो ये नोट्स आपको मैं डाल दूंगी टेलीग्राम में। इसमें लिखा हुआ है कि वाई सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ, क्यों सोशलिस्ट मॉडल ऑफ ग्रोथ इंडिया चूज किया? क्योंकि एक तो था कि लो मार्केट ट्रेनिंग नहीं था हमारे लोगों के बीच में, और मार्केट एक काइंड ऑफ लाइक बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत नीचे, इरेक्टिक बिहेवियर होता है, तो वो ट्रेनिंग हमारे लोगों के बीच में नहीं थी। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, और सब्सिस्टेंस टाइप का फार्मिंग मेथड, सब्सिस्टेंस टाइप का इकोनॉमी था, तो इसके लिए ये जरूरी था। सेकेंड, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में कुछ लोग बहुत अमीर रहते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब रहते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब रहते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो एक तरीके से कुछ कुछ हाथों में ही रह जाता है। और आप इसमें डीपीएसपी भी लिख दीजिए, डीपीएसपी आर्टिकल 39 के बी और सी में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो आप मतलब कि ना जितना ब्रॉड बना सकते हैं, जितना इधर उधर से खींच सकते हैं चीज़ें, पॉलिटी से खींच लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से खींच लीजिए, ज्योग्राफी से खींच लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए कि हमारे डीपीएसपी में, हमारे संविधान में लिखा हुआ, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारा कारण था। और ये सब पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, या इसी तरीके से लिखिए जैसे मैं लिखी हूँ, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मतलब पैराग्राफ वाइज लिखने लगे, ठीक है। पैराग्राफ वाइज लिखिएगा, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा आपका पैराग्राफ, कोई नहीं पढ़ेगा। आप जितना विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं, आप उसको पढ़वाइए नहीं, उसको मूवी की तरह दिखवाइए। मैं आपको पहले दिन बताई थी ना कि वो ऐसा देख के लगे वो पानी पी रहा है, इतना ईजी बना दीजिए एग्जामिनर के लिए। थर्ड जो है, फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन। अब यहाँ पे छोटा सा इंडिया का मैप भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारा कोई रीजन बहुत प्रॉस्पेरस था, मुंबई बहुत प्रॉस्पेरस था, दिल्ली कैपिटल होने के कारण प्रॉस्पेरस था, कोलकाता प्रॉस्पेरस था, चेन्नई जो मद्रास है वो सब प्रॉस्पेरस था, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सब प्रॉस्पेरस नहीं था, ठीक है। तो वो लोग को भी प्रॉस्पेरस बनाना है, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ करना है। उसके बाद फिर इनेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर के पास उतना ज़्यादा फंड नहीं था कि बड़े बड़े चीज़ों में, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सके। ये तो सरकार ही कर पाएगी। अब 20-30 करोड़ का अगर रोड बन रहा है तो क्योंकि जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि उसका इनकम वापस आने में 20-30 साल लग जाता है, तो ये उनके पास इंडस्ट्री के इनेबिलिटी था, प्राइवेट प्लेयर्स के पास, कि ये सब करने के लिए। तो अब देखिए वर्ड यूज कर दिए, जेस्टेशन वर्ड, तो ये इकोनॉमिक वर्ड है, ठीक है। तो ये सब यूज कीजिए। इकोनॉमी का आंसर इकोनॉमी टाइप का दिखना चाहिए, तभी हम लोग को अच्छा मार्क्स आएगा। फिर उसके बाद फिर
एक हम लोग ये बता दीजिए कि इम्पैक्ट जो हुआ था सोवियत यूनियन का, इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस अचीव्ड बाय सोवियत यूनियन, जब मतलब कि अमेरिका उतना फ्लरिश नहीं कर रहा था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, और सोवियत यूनियन फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। तो उसका सोवियत यूनियन का एक सक्सेस था, ये भी एक चीज़ था कि हम लोग मतलब कि ड्रॉ किए कि अरे ये तो सक्सेसफुल मॉडल है। और फिर उसके बाद फिर आप लास्ट जो पॉइंट है कि पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, जो बहुत सारे हमारे जो फोर फादर्स, नेहरू का पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम सोशलिस्ट था, फिर विधान चंद्र रे जी का सोशलिस्ट था, ठीक है। उसी तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सोशलिस्ट, मतलब कि काइंड ऑफ बहुत सारे लोग जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स है, वो लोग सोचते थे कि हमारा जो देश है वो सोशलिस्ट देश बने। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि मतलब कितना मैं डेप्थ डाल रही हूँ चीज़ों में। डेप्थ आना चाहिए आपके इकोनॉमिक के सारे आंसर में। इकोनॉमी क्या, सारे के सारे सब्जेक्ट के आंसर में आपका डेप्थ होना चाहिए कि मतलब आपको चीज़ें समझ में आती है और अच्छी तरीके से आती है, और आप अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने भी जानते हैं। ये आप लिख लिए कि वाई 5 ईयर प्लानिंग, आपका टॉपिक रह गया वाई 5 ईयर प्लानिंग। ये इतना एक्सप्लेन हो गया, ये एक पेज में हो जाएगा आपका, एक पेज 1.5 पेज भी लग जाएगा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कि आउटलाइन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। आउटलाइन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग में आप ये डायग्राम बना दीजिए कि सबसे पहले आपका था स्ट्रक्चरल, ये क्या कहते हैं, नेहरूवियन पीरियड में 1947 से 66 तक नेहरू जी का था, मतलब कि 5 ईयर प्लान 1, 5 ईयर प्लान 2 एंड आई थिंक 3। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेड आ गया 5 ईयर प्लान 4, 5 से, मतलब कि थोड़ा हम लोग पीछे चले गए। उसके बाद फिर आपका एक मतलब कि प्लान हॉलीडे हो गया, उसके बाद रोलिंग प्लान आया, फिर एक पीरियड ऑफ रिवाइवल आया, उसके बाद फिर हम लोग पीरियड ऑफ रिफॉर्म आया, जो 8th 5 ईयर प्लान है, जिसमें कि हमारा LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, तो एक पीरियड ऑफ रिफॉर्म है। तो मतलब कि यही सब वर्ड नहीं यूज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप मतलब कि एक आउटलाइन, एक मतलब कि ऐसे एरो डायग्राम, जैसे मैं एरो बनाई हूँ ना, उसी तरीके से एरो में दिखा दीजिए और आप अब एक्सप्लेन कीजिए। फर्स्ट नेहरूवियन को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या हुआ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि कैसे है। सेकंड मतलब कि जो सेकंड जो है स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेड, वो अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि क्या है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद फिर आपका BOP क्राइसिस जो 1991 8 5 ईयर प्लान में आया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग को लेना था, उसका आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें आराम से 2-3 पेज 4 पेज लग जाएगा। जो 8th 5 ईयर प्लान जो हमारा है इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG मूवमेंट, उसमें आराम से 3 पेज लग जाएगा आपका। आप पहले एक्सप्लेन कीजिएगा क्या कॉज था, उसके बाद फिर आप रिफॉर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा क्या क्या रिफॉर्म हम लोग किए। मतलब ऑनेस्टली मैं इसको चिपका के आ गई थी, मैं कट कॉपी पेस्ट इसको कर दी थी। मैं इसको कट कॉपी पेस्ट कर दी थी, इसको ऐसे एज इट इज। एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत LPG एक्सप्लेन कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं क्या लिखी थी, उसके बाद मेरे आउटलाइन में लिखा हुआ है, जैसे मैं 5 मिनट हमेशा आउटलाइन करने में लगाती थी, ऑर्गेनाइज करने में लगाती थी कि मैं क्या लिखूंगी उसमें। तो अब आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वाई 5 ईयर प्लान अडोप्टेड। उसके बाद सेकेंड टॉपिक मेरा होगा कि एन आउटलाइन ऑफ ऑल मेजर 5 ईयर प्लान। उसके बाद फिर मेरा डिसकंटिन्यूएशन हो गया नीति आयोग के आने के लिए, मतलब 2014 में नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद हम लोग प्लानिंग को एक तरीके से अबॉलिश कर दिए। और क्यों अबॉलिश किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जा रहा था पावर का, बहुत ज़्यादा स्टेट्स को छूट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये कर दीजिए, और फिर कंक्लूजन ऐसे कर दीजिए कि 5 ईयर प्लान एक तरीके से हमारे मतलब कि इंडिया के लिए अच्छा था, लेकिन बहुत सारे उसमें मतलब प्रॉब्लम्स थे। और अभी जब नीति आयोग आया है तो इसका मतलब कि क्या ये मतलब कि ये 5 ईयर प्लान से अच्छा है या नहीं है, ये हम लोग को एज अ वे देखना पड़ेगा, मतलब कि हम लोग को अच्छा करना पड़ेगा, मतलब कि रिफॉर्म लेना पड़ेगा, ताकि ये फिर से 5 ईयर प्लान की तरह मतलब कि उसमें जो भी डिमेरिट्स थे वो नहीं रह जाए। हम लोग को नीति आयोग को थोड़ा और बेटर बनाना पड़ेगा, स्टेट्स को पावर देने पड़ेंगे, ऑटोनॉमी देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, मतलब वही होता है प्रवचन में, काइंड ऑफ प्रवचन देके लास्ट में अंत कर देना है कि हाँ हमको सब कुछ मतलब कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए इंडिया के लिए, बस दैट्स इट। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो मैं लिखी थी वो है कि राइट एन ओवरव्यू
ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। इसका हिंदी से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सिंहावलोकन कीजिए। मैं अभी पढ़ रही हूँ, पहले पढ़ी हुई। सिंहावलोकन इज व्हाट इज ओवरव्यू, ठीक है। तो मतलब कि ओवरव्यू मतलब ये लिखना है, ओवरव्यू करना है। तो इसका भी मैं अपना नोट्स शेयर कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोग, क्योंकि मैं ये अपने लिए लिखी थी ना, मैं नहीं चाह रही थी, मतलब मैं नहीं जान रही थी कि मुझे ये आपके साथ शेयर भी करना होगा, इसीलिए बहुत ख़राब तरीके से नोट्स बनाई हूँ। बट आई होप यू कैन मेक सेंस ऑफ इट, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो इसमें मैं एक कोट से शुरू की थी, सॉरी तो मैं ये कोट से शुरू की थी, ग्लोबलाइजेशन इज इन एग्जैक्टली। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आ गई थी इसी जो 2 पेज जो है, एक पेज एंड पीछे वाला पेज, इसको मैं लगभग 10 पेज लिख दी थी और कॉपी पेस्ट करके आ गई थी। एग्जैक्टली यही की थी। फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट इंडेंट करके बीच में, ताकि पूरा विजिबल हो। ऐसे नहीं कि मतलब होता है कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, फिर यहाँ खत्म कर देते, नहीं, थोड़ा छोटा लिखना है। मतलब जैसे कोट लिखते हैं ना हम लोग, थोड़ा छोटा करके इंडेंट करके, क्योंकि आप कोट लिख रहे हैं तो कोट लिख रहे हैं तो थोड़ा इंडेंट करके, दोनों साइड से थोड़ा इंडेंट करके लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा दोनों साइड से मैं इंडेंट करके लिखी थी कि ग्लोबलाइजेशन इज इनक्रेडिबली इफिशियंट बट ऑल्सो सो फार इनक्रेडिबली अनजस्ट। मतलब ग्लोबलाइजेशन बहुत इफिशियंट है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत इफिशियंटली काम करता है, लेकिन बहुत अनजस्ट है। अनजस्ट मतलब सबके लिए जस्टिस नहीं कर पाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये कोट इसको लिख दी थी, कौन बोला है, पास्कल लैमी बोला है। और ये आप लोग मतलब इतना बार पढ़ लीजिएगा ना अपना नोट्स के, आपको याद हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो आप मतलब कि ये पास्कल लैमी करके लिख दिए आप नीचे, और उसके बाद आप एक्सप्लेन किए डिफिनीशन लिखे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैं यहाँ लिखी हूँ, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमोंग कंट्रीज एट वेरी हाई लेवल। मतलब बहुत कंट्रीज आपस में, कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन होने लगता है। खासकर कौन से 4 चीज़ों के बीच में, गुड्स, सर्विसेज और इनोवेशन, मतलब कि ये क्या कहते हैं, गुड्स, कमोडिटी में, ट्रेड, पीपल में, लेबर में, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और इनोवेशन में। मतलब सारी चीज़ें, सर्विसेज वगैरह, मतलब सब चीज़ों का बहुत तेज़ी से देशों के बीच आदान प्रदान होने लगता है। तो तेजी से देशों के बीच में आदान प्रदान होने लगता है, इसे वो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बस यही एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको क्या था क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आप लोगों को हमेशा। देखिए मैं यहाँ पे लिखी भी हूँ, व्हाट, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरेक्शन। उसके बाद फिर मैं लिखी हूँ कि मतलब नॉट न्यू, ये नया नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो है, मैं यहाँ पे आउटलाइन भी बनाई हो, देखिए 5 मिनट में मैं आउटलाइन भी बनाई हूँ इसी में, कि नॉट न्यू मतलब ये नया नहीं है, इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है। और हम एग्जांपल दिए कि मतलब कि बहुत बहुत तेजी से हड़प्पा लोग भी तो ग्लोबलाइजेशन करते थे, नहीं करते थे क्या? वो लोग, हड़प्पा लोग का मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था ना, मेलुहा से पूरा, मतलब कि ईरान इराक तक पूरा जाता था हमारा ट्रेड, मतलब 5000 साल पहले। उसके बाद फिर चोला लोग भी मतलब इधर सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में ट्रेड करते थे। तो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन नया नहीं है, तो इसे लिख दिए नॉट न्यू। लेकिन अभी जो है, मतलब नॉट न्यू में यहाँ पे मैं लिखे भी है कि ओरिजिन, मतलब कि नॉट न्यू जैसे मार्शल प्लान हुआ था, मर्केंटाइल इकोनॉमी में, याद है कि हम लोग शुगर कहीं और से लेते थे, उसके बाद अफ्रीका से स्लेव्स लेते थे, उसके बाद फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते थे यूरोप से, और एक ट्रायंगल बना था हमारा काइंड ऑफ, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को मिलाकर। फिर उसके बाद फिर मार्शल प्लान में जब मार्शल प्लान हुआ था, तो मतलब एक थोड़ा मतलब कि आउटलाइन की क्या ग्लोबलाइजेशन है, ये नया नहीं है। मतलब ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस, और इंटरकनेक्टेडनेस मतलब कि आदि काल से चला आ रहा है। इंटरकनेक्टेडनेस अभी 200-300 साल पहले हुआ ऐसा नहीं है, बट जो स्केल है वो बढ़ गया है, वो इंटरकनेक्टेडनेस का बढ़ गया है, खासकर इंटरनेट के आने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर मार्शल प्लान में मैं लिखी, उसके बाद फिर IT MNCs के कारण, मतलब कि ग्लोबल विलेज हमारा बन गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, ठीक है, वो बन गया है। तो ये देखिए
अब मैं इसमें बता देती हूँ। वाट एक नंबर 1 दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है आपको। वाट नंबर 1, उसके बाद ओरिजिन हम 2 नंबर में लिखे, उसके बाद 3 में बेनिफिट्स लिखे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स क्या क्या है आपको बहुत अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पहला बेनिफिट्स, और इसको ऐसे ही लिखे थे कि मतलब कि एक 2 तरीके से कॉलम बना दिए थे, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या बेनिफिट्स है और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या बेनिफिट है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिट है कि एक्सेसिबिलिटी टू चीपर रॉ मटेरियल। उन लोग रॉ मटेरियल अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, एशिया से, डेवलप्ड नेशन ले सकते हैं आराम से, तेल ले सकते हैं। अफ्रीका से हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, डायमंड ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, ले सकते हैं। चीपर रॉ मटेरियल, चीपर लेबर फोर्स मिल जाए, इंडियन लेबर फोर्स, चाइनीज लेबर फोर्स, इंडोनेशियन, वियतनामीज आर वेरी इकोनॉमिक, मतलब कि वहाँ बहुत इकोनॉमिकली हम लोग को लेबर का एक्सेस मिल जा रहा है। लार्ज मार्केट, उन लोग को गुड्स बेचने के लिए लार्ज मार्केट है। तो इसको कैसे याद किए थे हम, न्यू कोलोनाइजेशन, मतलब न्यू कोलोनाइजेशन मतलब कोलोनाइजेशन में क्या होता था, मार्केट का एक्सेस मिलता था और रॉ मटेरियल मिलता था प्लस लेबर फोर्स। इसको याद करने के लिए हम लिख दिए। आप प्लीज़ मेरा नोट्स देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद फिर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्या लिखी, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए लिखी कि मीटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। देखिए मैं इकोनॉमिक वर्ड लिख रही हूँ, मीटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप कुछ भी नहीं है, बट सिंपल सा है कि रिसोर्स गैप। रिसोर्स गैप क्या है, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, हम लोग FDI का यूज करते हैं, राइट। बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्ट करते हैं, FPI का भी यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो गैप है उसको मीट कर रहा है, रिसोर्स गैप जो है उसको मीट कर रहा है। उसका एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट हो रहा है डेवलपिंग इकोनॉमी में। हाँ, तो अगर मैं फिर से रिकैप करूँ तो हम बता रहे थे कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या फ़ायदा होगा और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या फ़ायदा होगा। और आपको ऐसे ही लिखना है, आपको मतलब कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको बीच में एक लाइन देना है, इधर ऊपर में डेवलप्ड कंट्रीज लिखना है, नीचे इधर डेवलपिंग कंट्रीज लिखना है। और जैसे मैं यहाँ लिखी हुई हूँ उसी को पॉइंट्स को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखना है। इधर डेवलपिंग कंट्रीज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में बता रही थी उसके फ़ायदे। तो फर्स्ट जो है मीटिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, कि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है। FDI, FPI ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगर कोई FDI आती है तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग कोई बड़ी सी कोई कंपनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोयोटा, जो एक कार मेकिंग कंपनी जापान की है, या फिर जापान की है जो टायर बनाती है, sorry I'm forgetting the name, but there are many companies, right? Many companies which are investing currently in India, उनके फैक्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर। अब तो मतलब आईफोन का भी फैक्ट्री इंडिया के अंदर आ रहा है, तो इसके कारण बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। उसी तरीके से थर्ड जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं रहता तो लिथियम हमारा रिसोर्सेस है, ABC ट्रायंगल क्या है, जो लिथियम ट्रायंगल कहते हैं साउथ अमेरिका में। तो आप छोटा सा मैप भी बना सकते हैं कि छोटा साउथ अमेरिका का एक मिर्चा टाइप का एक मैप बना दिए, एंड देन लाइक लिथियम ट्रायंगल, वहाँ से हम लोग रिसोर्स को नहीं ले पाते। अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना, B से बोलिविया, C से चिली, ये जो यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है, या इसी तरीके से कटंगा प्लेटू जो है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, कॉपर वगैरह, तो वो नहीं मिल पाता हमें। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखी हूँ वो मार्केट एक्सेसिबिलिटी, कि हम लोग को भी तो मार्केट मिलता है। अगर वो लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज को हमारी मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज वाली मार्केट मिलती है, तो हम लोग को भी मिलता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का और फिलीपींस का IT सेक्टर, हम लोग जो अमेरिका जो आउटसोर्सिंग करती है इंडिया में IT बेस्ड सर्विसेज का, तो इस तरीके से हम लोग बेनिफिट्स ये दर्शा सकते हैं। तो एक बेनिफिट में आपका ऐसे कॉलम वाइज हो गया। दूसरे बेनिफिट में आप लिख सकते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ, ये तीसरा है बाय द वे, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ड्यू टू कॉस्ट ऑफ, जो बिजनेस करने का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी में, बहुत अच्छी मशीनें आ जाएंगी, ठीक है, बोथ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा बेटर लॉजिस्टिक्स रहेगा, तो इसके कारण हमारा बिजनेस बहुत तेजी से होगा। फोर्थ जो है रिटर्न इन फाइनेंशियल सेक्टर है, उसका रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी ओपन हो जाएगी,
बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे, जैसे FPI, FDI, ये सब जो मैं बता रही थी, राइट। और उसके बाद फिर सपोर्टिव टेक्नोलॉजी होगा, इंस्टीट्यूट, तो ये सब आपको पता है, ये सब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको बस अभी ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मैं पहले वाले वीडियो में बताई थी, दूसरे वाले वीडियो में बताई थी कि ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनाइज करके आउटलाइन बना के अभी रख लीजिए इस तरीके का कि आप ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद फिर और बेनिफिट्स में मैं यहाँ डाल दी हूँ फ्री एंड फेयर ट्रेड, जैसे कि हमारा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेसे फेयर, जो मतलब कि इकोनॉमिक फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है एडम स्मिथ का, वो डाल दीजिए। आपको इकोनॉमी में इकोनॉमी वर्ड्स डालने हैं, एडम स्मिथ डालना है, लेसे फेयर डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिजिटल इकोनॉमी, जैसे सिलिकॉन वैली इंडिया में है, इंडिया में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, राइट, उसी तरीके से सिलिकॉन वैली US में जो है, तो ये सब मतलब बेनिफिट्स हो गया। राइज इन एशिया, राइज ऑफ एशिया इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिया चाइना का राइज, हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इश्यू, जैसे कि कंटेम्प्रेरी जो नया नया इश्यू है उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहा है, हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि UNFCCC का हर बार जो कॉन्फ्रेंसेस होता है COP28, COP29 अभी होने वाला, मतलब इस तरीके से पेरिस क्लाइमेट गोल्स, तो ये सब क्या है, हम लोग की नए नए चीज़ों के बारे में, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज जो आ रहे हैं अभी के, उसको हम लोग अच्छी तरीके से ग्लोबली डील कर सकते हैं। स्टॉकहोल्म, रियो, क्योटो, पेरिस, ये सब आप एग्जाम्पल दे दीजिए। हेल्थ में हमारा ग्लोबल हेल्थ और WHO जो है वो हेल्थ में बहुत तरीके का चीज़ कर रही है, जैसे हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि एक गावी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब ये सब आप लाइए, मल्टी फैसेटेड अपना मतलब कि आंसर बनाइए। और टेररिज्म एक्सेट्रा में हम लोग मतलब कि मिल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिल के टेररिज्म को फाइट करें, रेड्स जो एग्जांपल है, या फिर हमारा जो पेरिस में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फाइनेंसिंग वाला जो देखती है, तो इस तरीके से आप लोग इसको ला सकते हैं। अब हम लोग का ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो ड्रॉबैक्स में लिख दी हूँ। ड्रॉबैक्स में आप पहला जो पॉइंट लिखेंगे कि एक्चुअली ये ड्रॉबैक इसीलिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन ड्रॉबैक इसीलिए है क्योंकि एक फॉल आउट है अनमैनेज्ड ग्लोबलाइजेशन, हम लोग ग्लोबलाइजेशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए इसका एक फॉल आउट है, और यही फॉल आउट को ही ड्रॉबैक के रूप में आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बहुत सारा लिखी हूँ, आप देखिए अपने नोट्स में कि मतलब टेलीग्राम चैनल में कि एक इस तरीके से है कि लार्ज लॉसेस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे देखिए कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर में एक तरीके से मशीन आ जा रही है तो जॉब लॉस हो रहा है, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर इकोनॉमी हो रहा है, गिग इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। वर्ड गिग इकोनॉमी, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे ये सब वर्ड्स को ला रही हूँ। उसके बाद फिर ऑटोमेशन के कारण जॉब लॉस हो रहा है, उसके बाद जॉब शिफ्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, और तो ये डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर, और इसको ऐसे ही लिखना है, ट्री डायग्राम में ही लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आपको डायग्रामेटिकली आपको बहुत अपीलिंग बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर डिससेटिस्फैक्शन अमंग, तो एक तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोड्यूसर, क्योंकि वो लोग के लिए लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। अभी चीनी वगैरह सब ब्राजील से आ जा रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब कि वो लोग का मार्केट का बहुत जो इरेटिक बिहेवियर हो जाता है ना प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण, उसके कारण उन लोग का कंट्रोल कम हो जाता है, कितना प्रोड्यूस करना है क्या नहीं करना, कॉबवे फेनोमेना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद फिर लार्ज फ्लक्चुएशन इन मार्केट, जो आपको बता ही दी। सिमिलरली लार्ज जो लॉसेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर पोस्ट सब प्राइम क्राइसिस, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ 2008-9 में अमेरिका में, उसके बाद फिर बहुत सारे रिटेल मार्केट लूज कर गए, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारा एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज है एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका बहुत सारा एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी है, जैसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, पता है ना, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग की वो लोग यहाँ से बेस को इरोड कर लेते हैं और प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं, उसका बहुत सारा मेथड है, जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्राइस को ऐसे रख देंगे, बहुत कम लिख देंगे, बहुत कम। अगर टेस्को यूके का, जो हम लोग, मैं जब यूके में थी तो वहाँ पे टेस्को का अपना ब्रांड रहता था, उसका प्राइस यूजुअली बहुत बाकी जो ब्रांड्स है उससे कम रहता था, तो बाकी जितनी भी कंपनीज है उसके लिए हार्मफुल था,
यहाँ पे भी वही अगर आ गया ये सब रिटेल मार्केट तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो लोग बेसिकली होता है न्यू कॉलोनाइजेशन की, आप बेसिकली न्यू कॉलोनाइजेशन में क्या होता था कि आप रिसोर्सेज रॉ मटेरियल ले लेते थे और मार्केट के रूप में यूज करते थे उसको, मतलब कि डंप कर देते थे अपना जो प्रोड्यूस गुड है उसको, फिनिश्ड गुड है उसको। तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन मतलब कि ऐसा अभी कंक्लूजन नहीं लिखना है, क्योंकि ये अगर यूपीएससी का एग्जाम रहता तो मैं भी कंक्लूजन लिख लेती हूँ, वहाँ 2 या 3 पेज लिखना रहता है, लेकिन इसमें आपको 8 से 10 पेज लिखना है। तो आपको सारे वेराइटीज ऑफ पॉइंट्स को टैकल करना होगा, मतलब सब कुछ टैकल करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते, यहाँ पे कंक्लूजन लिखते अगर यूपीएससी रहता है तो डी ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, डी ग्लोबलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ताकि मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए गुड्स, मतलब कि गेन जो है, मतलब कि जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा हो रहा है वो सब में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा नहीं ग्लोबलाइजेशन से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए और नेक्स्ट मेरे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है उसको बिल्कुल कोई फायदा नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन ये सेकंड पेज है जो मतलब कि हम लोगों को क्योंकि आंसर 10 पेज तक लिखना है तो और भी पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे, और मैं आपको आउटलाइन में दिखा देती हूँ कि मैं और क्या क्या सोची थी। जो मैं ये लिख लूँगी तो फिर से मैं अपना क्वेश्चन पेपर देखूँगी और देखूँगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखी हूँ, आउटलाइन में क्या बनाई हूँ। तो आउटलाइन में क्या बनाई हूँ कि एलपीजी रिफॉर्म मेजर इम्पैक्ट लिखूँगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखूँगी, पॉजिटिव का रिपरकशंस लिखूँगी, ठीक है, और उसके बाद फिर एंटी फ्रेजाइल करके RCEP ट्रेड वार वगैरह ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस करके हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, अब देखिए आपको हम तीसरा पॉइंट बता दिए ड्रॉबैक्स, सॉरी चौथा पॉइंट बता दिए ड्रॉबैक्स। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है यहाँ पे हु हैव गेन्ड, यहाँ पे नीचे देखिए हु हैव गेन्ड, कहाँ कौन गेन किया। तो एक एलिफेंट कर्व है मिलानकोविच का, ठीक है, उसमें बेसिकली मतलब एलिफेंट शेप का, ये एलिफेंट का सूंड है, ठीक है, ये 7 डिक्लाइन मिडिल क्लास वाले लोग, मतलब कि जो राइजिंग इकोनॉमी है, जैसे ब्रिक्स या फिर फैंक्स मतलब फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, और ऐसे भूल रही हूँ वटेवर, ओके। तो ये लोग को बहुत फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन, तो ये लोग काइंड ऑफ राइज कर रहे हैं, जैसे एलिफेंट की सूंड की तरह राइज कर रहे हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जिन लोगों को हुआ मिडिल क्लास वेल्दी वर्ल्ड, मिडिल क्लास वेल्दी वर्ल्ड को थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ब्रेक्सिट सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड वार सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं रिचनेस, ठीक है, उसके एलिफेंट की हम्प की तरह। तो मिडिल क्लास क्लास ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास जो डेवलपिंग वर्ल्ड का है वो लोग मतलब बेसिकली ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है। और एक एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं, एक्सट्रीमली अफ्रीका, ठीक है, के बहुत सारे सोमालिया वगैरह, ठीक है, उन लोग तो ग्लोबलाइजेशन का बस उसको मिस कर दिए, ठीक है, मिस दी बस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वो कि वो दे मिस द ग्लोबलाइजेशन, लोग ग्लोबलाइजेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, उन ग्लोबलाइजेशन उन लोग का नुकसान ही किया, कुछ फायदा नहीं किया। अब फार्मर्स, जैसे कि फार्मर्स इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, सब सहारन अफ्रीका, फार्मर को क्या हुआ, फार्मर का तो नुकसान हुआ ना, अभी कहीं और की चीनी, कहीं और का क्या कहते हैं चीज़, ये सब यहाँ इंडिया में बिक रहा है, तो फार्मर्स लोग का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उसी तरीके से सब सहारन अफ्रीका जो है उन लोग का जो वो जो नेशन है उन लोग को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, एथनिक सोसाइटी विथ ट्रेडिशनल स्किल्स वो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन उन लोगों को हार्म नहीं किया। तो ये मेरा पांचवा पॉइंट है। अब छठा पॉइंट में लिखी हूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज लिखी हूँ, बट ये नोट्स में कभी नहीं सोची थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आई होप कि यू कैन बियर दिस विथ मी। सो छठा पॉइंट क्या है कि राइजिंग इनइक्वालिटी बिगेस्ट फॉल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच। तो मतलब ये बेसिकली मैं एक लेक्चर से की थी, तो विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सातवां पॉइंट, वेरी सातवां पॉइंट विच इज रिपरकशंस। रिपरकशंस क्या है, रिपरकशंस है कि लॉस ऑफ फेथ इन ग्लोबलाइजेशन इज विजिबल। अभी ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा बहुत फेथ को खत्म हो रहा है, ये विजिबल है कैसे, ब्रेक्सिट से, ट्रेड वार से, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म से, राइट विंग नेशनलिज्म से और कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी जो हो रहा है, अभी ब्रेक्सिट हो रहा है, अमेरिका फर्स्ट हो रहा है, ठीक है,
ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे दिख रहा है कि लोगों में थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के प्रति आक्रोश का भावना है, ठीक है। तो ये आपको रिपरकशंस में लिखना है। और 8वां पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन इस वेरी एक ऐसे से लिखी थी विच इज नॉट नीडेड, बट थोड़ा बहुत आप मतलब कि इसको करके ख़त्म कर सकते हैं। वे है ख़त्म क्या कर सकते हैं कि ख़त्म कर सकते हैं कि ये देखिए, ये मैं कोट लिखी हूँ। अगेन मेरे पास बहुत ज़्यादा पेज नहीं था तो कहीं कहीं घुसा दी हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ मिला। ये नेल्सन मंडेला का कोट है, वेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स एज इट सो ऑफन डज। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि द रिच एंड द पावरफुल हैव now have new means to further enrich and empower themselves at the cost of poorer, the weaker. We have responsibility to protect in the name of universal freedom. मतलब कि इसका ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव पॉइंट के बारे में नेल्सन मंडेला जी लिख रहे हैं। नेल्सन मंडेला जी ये बताना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा ये मतलब है कि अब ना जो अमीर देश है, अमीर लोग हैं, उनके पास नया वे है, नया मीन्स है कि गरीब लोगों को और ज़्यादा उन लोग का मतलब कि काइंड ऑफ खून चूस ले, ठीक है, कि फर्दर उन लोग अपने आप को अमीर बनाए, एम्पावर बनाए, किसके कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ पुअरर एंड द वीकर। और मतलब कि इसीलिए मतलब कि किसके लिए, किसके नाम पे, यूनिवर्सल फ्रीडम के नाम पे, कि हम लोग सबको फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसके नाम पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि बहुत तरीके से नेगेटिव वे में नेल्सन मंडेला जी दिखा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो ये कोट से आप शुरू भी कर सकते हैं। जब आप लिख रहे हैं ना कि ड्रॉबैक्स ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं, इस कोट को लिख सकते हैं। अगेन आप अपने जितने भी अपने जो टेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, 1 पेज 2 पेज में आप ऑर्गेनाइज कीजिए और उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या लिखना है। उसको केवल एग्जामिनेशन हॉल में आपको उगल देना है, ठीक है। लेकिन आप इससे ख़त्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वे में हमेशा ख़त्म कीजिएगा। ये कोट से ख़त्म कीजिएगा तो आपको ये लगेगा, मतलब कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये केवल ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि लगेगा कि नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ बता रहा है। तो मैं कैसे ख़त्म की थी, मैं एक शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, 4th टाइम आई थिंक, 3rd या 4th टाइम, 4 टाइम विन की है, तो वो बोली है कि नाउ अ डेज वन कंट्री कैन नॉट गो इट अलोन, देयर दिस इज अ ग्लोबल विलेज। मतलब कि अभी के टाइम में एक देश अकेले नहीं कुछ कर सकता है, क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हम लोग एक गांव में रह रहे हैं, जो पूरा विश्व ही हमारा एक गांव है। तो इसीलिए हम मतलब कि ऐसा नहीं कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन को अब हम लोग काइंड ऑफ दबा सकते हैं, वो एंटी फ्रेजाइल है, वो कभी टूटेगा नहीं। ग्लोबलाइजेशन अगर हम लोग किसी तरीके से तोड़ने का भी कोशिश करेंगे तो वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंत कर सकते हैं। तो मैं इसको उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद था। अभी 1 साल 1.5 साल हो गया तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट मेरा नोट्स पढ़िएगा, कुछ आपको लगेगा ठीक ठाक तो आप लोग अपना नोट्स खुद से बनाइएगा और उसको बस एग्जाम में उल्टी करके आ जाना, और कुछ नहीं करना है। और सो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ the major challenges faced by Jharkhand in the path of addressing developmental concern। मैं ये लिखी थी और उस टाइम ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच गया था, क्योंकि मैं ये तीनों क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम दे दी थी। तो आई वाज लाइक कि इसमें मैं आउटलाइन भी नहीं बना पाई हूँ, तो बस लाइक जो आ रहा था वही लिख रही थी। देन बहुत अच्छा नहीं लिखी थी इसको। देन ये क्वेश्चन का हिंदी से पढ़ देती हूँ कि विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों को की संक्षेप में चर्चा करें। तो झारखंड के सामने विकास करने में क्या चुनौती आ रहा है, तो आप मतलब कि शुरू कैसे कीजिएगा। शुरू बहुत पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा, और मतलब कि होता है ना कि हुक हम बताते ना कि एक मतलब कि उसका अटेंशन ग्रैबर, मतलब कि उसको हुक की तरह अटेंशन को ग्रैब करना है आपको, ताकि वो जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन पढ़े, वो नहीं पढ़ेगा यूजुअली। अगर आप नहीं ग्रैब कीजिएगा उसका अटेंशन, अगर आप हुक नहीं लगाइएगा तो नहीं पढ़ेगा। तो अभी तो याद नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या लिखी थी, बट अभी मतलब कि अगर मुझे अभी फिर से लिखना रहता तो मैं लिखती कि झारखंड इज द रूर ऑफ इंडिया। झारखंड को इंडिया के रूर के रूप में माना जाता है,
रूर, जर्मनी में जो रूर है जहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है, उसकी तरह जाना जाता है झारखंड को। और झारखंड पूरे इंडिया में अकेले केवल इकलौता झारखंड 40% मिनरल सप्लाई करता है। 40% मिनरल मतलब कि पूरे खनिज का जो 40% जो भारत पूरे देश में जाता है वो झारखंड से जाता है। येट झारखंड पीपल येट उस टाइप से वो अच्छे तरीके से बना के कि फॉर एग्जाम्पल कोयला, ठीक है, कोयला मतलब कि येट मतलब कि यहाँ के लोग मतलब उतनी तरीके से विकसित उतनी तरीके से नहीं कर पाए जितनी अच्छी तरीके से इन लोगों को विकसित करना चाहिए था, ठीक है। उतनी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई। तो इस तरीके से मैं कुछ लिखी थी। हमको लगता है कि जो मतलब कि जो हीरा है वो हीरा कोई और ही ले गया और हम लोग को बस कोयला छोड़ के चला गया। इस टाइप से मतलब कि इंट्रोडक्शन हुक लगा के रख सकते हैं कि हमारे पास केवल कोयला ही रह गया और वो लोग के पास हीरा चला गया जो हम लोग दे दिए उन लोगों को, बाकी लोगों को। तो क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों दे दिए, ठीक है, क्यों झारखंड डेवलप नहीं कर पाया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा को पूछेगा तो आपको मतलब कि 10-15 पॉइंट तो ऐसे गिना देगा। तो इसको लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करके जाना है। आप ऐसे ही नहीं लिख दीजिएगा फलना 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 चीज, नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइज करके जाना है। पहले क्या लिखिएगा? पहले आप लिखिएगा कि फिजिकल प्रॉब्लम क्या है झारखंड में, उसके बाद लिखिएगा सोशल प्रॉब्लम क्या है झारखंड में, फिर लिखिएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है झारखंड में, कल्चरल प्रॉब्लम क्या है झारखंड में, ये सब लिखिएगा। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन चीजें हो गई, राइट। फिजिकल प्रॉब्लम में क्या है? बहुत ज़्यादा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेस होने के कारण यहाँ पे आवागमन बहुत अच्छे से नहीं डेवलप्ड है। अगर आप मेरे घर मतलब बोकारो से रांची जाइएगा तो आपको 3-4 पहाड़ बीच में मिलेगा। रोड कैसे बनेगा उसमें, ठीक है। रोड बनाना एक नाइटमेयर हो जाता है इंजीनियर लोग के लिए। टोपोग्राफी हमारी बहुत अंडुलेटिंग है ना, झारखंड की टोपोग्राफी बहुत अंडुलेटिंग है। तो अगर हम अपने घर में, अगर हमारे घर में जैसे कि गेट ग्रिल बनता है, ठीक है, तो गेट ग्रिल बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाइएगा आप रांची तक? आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो गया कि टोपोग्राफी बहुत अंडुलेटिंग है झारखंड का, जिससे रोड वगैरह कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे किताब में मैं आई हूँ, कनेक्टिविटी और नहीं है, मतलब कि बहुत मतलब बोकारो में तो खैर है भी थोड़ा बहुत, यहाँ और नहीं है। यहाँ का टोपोग्राफी और अंडुलेटिंग है। तुरंत सोन नदी है, उसके बाद तुरंत एक पहाड़ है, फिर तुरंत मतलब कि, तो इस तरीके से ये अच्छी बात है, नेचुरल ब्यूटी के लिए अच्छी बात है। तो इसको फिर बाद में आपको लिखना है कि ये सब चीज़ को हार्नेस करना पड़ेगा। टूरिज्म हमको हार्नेस करना पड़ेगा। हम लोग टूरिज्म क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ झारखंड जितना सुंदर पूरे, हमको लगता है कि पूरे भारत में कोई स्टेट नहीं होगा। तो क्या हम लोग टूरिज्म से पैसा कमा सकते हैं? टूरिज्म से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसको लास्ट में लिखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। तो आपका एक फिजिकल प्रॉब्लम आपको बता दिए। दूसरा प्रॉब्लम आपका जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता देंगे। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत गरीब लोग हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हमको यहाँ फैक्ट्री लगाना है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। कितने लोग के पास क्षमता है कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की तरह फैक्ट्री लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम हो गया। तीसरा प्रॉब्लम आप गवर्नेंस प्रॉब्लम लगा दीजिएगा कि लाइक ऑल अदर स्टेट्स, यहाँ गुड गवर्नेंस इंडेक्स में देखिए, ये सब यूज कीजिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो निकालती है उसमें झारखंड पीछे है, लाइक बॉटम है, मतलब कि 28 राज्य में हमको लगता है कि लोवेस्ट है। मतलब कि गुड गवर्नेंस हमारे पास बहुत कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि करप्शन का केसेस बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। इसको आप गवर्नेंस एस्पेक्ट में लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सोशल एस्पेक्ट में लिखिएगा। सोशल एस्पेक्ट में लिटरेसी बहुत कम है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरेसी मतलब एजुकेटेड नहीं है लोग। तो आपके पास मतलब कि लिखने के लिए पॉइंट का कमी नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर लिटरेसी बहुत कम है, ठीक है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, अभी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा मतलब कि एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क में नहीं इन्वॉल्व होती है। तो ये सब आपको दिखेगा ये सब। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि झारखंड में यूनिक चीज़ लिखिए और झारखंड का नेम ड्रॉप कीजिए। झारखंड का नेम ड्रॉप कीजिए जिससे लगे कि आप झारखंड के बारे में लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ किरीबुरू, जैसे टूरिज्म के रूप में अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो किरीबुरू का एग्जाम्पल लीजिए, किरीबुरू। या फिर हमारा यहाँ पे बगल में है नेतरहाट, उसको एक टूरिज्म सेंटर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। डालमा जो रेंज है, या फिर हमारा जो यहाँ पे
एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, तो वो सब मतलब कि ये सब वर्ड्स आना चाहिए, बेतला, किरीबुरू नेशनल पार्क, कोल में आपका आना चाहिए कि कोल नेचुरल रिसोर्सेज में दामोदर वैली का पूरा जिक्र होना चाहिए, फिर मैप में बना दीजिए कि यहाँ जाओ। तो मतलब कि ये सब आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके से आप लास्ट में लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है झारखंड के पास, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है, हमारे लोग हमको मतलब कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है यूज करना, मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना पड़ेगा, करप्शन इंडेक्स को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें गुड गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें मतलब मुझे एग्जैक्टली आउटलाइन याद नहीं है, बट मैं आपको जो मतलब कि बता रही हूँ कि ये सब चीज़ मैं मुझे लगता है कि मैं लिख के आई थी उस टाइम। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर वो जो पहले हम लोग बोले थे ना कि कोयला हीरा वाला एग्जाम्पल, तो हमारा हीरा हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कह के हम लोग एंड कर सकते हैं। और आई थिंक मैं कुछ पोएम वगैरह भी लिखी थी कि झारखंड, कुछ ऐसे लिखी थी कि बहुत झारखंड का वन के बारे में लिखी थी कि कुछ खोटा से ले ली थी कि बाहर बा झारखंड के वन, इस टाइप से, मतलब कि कितना अच्छा चीज़ है कि मतलब झारखंड इज़ वेरी प्रॉस्पेरस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंत कर सकते हैं। तो चूँकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट्स में आ रहा था कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आप लोग का आ रहा था कि इकोनॉमिक सेक्शन को आप मैं टैकल करूं, तो मैं अपने चारों इकोनॉमिक जो चारों क्वेश्चन जो मैं लिखी थी, मैं उसको आप लोग के साथ कोशिश की कि मैं बताऊं कि कैसे आप आउटलाइन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम तो नहीं मिलता है, बट मैं आपका कमेंट्स पढ़ती हूँ, और उस अनुसार अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फिर से डिमांड होगा देन आई विल ट्राई अगेन, नो गारंटी बट आई विल ट्राई, आई कैन लाइक यू नो एक या दो वीडियो बना के आपके साथ फिर से शेयर करूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सो मच लव एंड गुड लक। आई थिंक लाइक यू नो झारखंड का एग्जाम पास करना मीन्स बहुत इजी है, आपको केवल वही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की है, आप ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को ठीक से, अपने मतलब अपने में रटिए कि हाँ पहले हम ये लिखेंगे, फिर दूसरे ये लिखेंगे, तीसरे ये लिखेंगे, रट के जाइए, वहाँ उल्टी कर दीजिए, दैट्स इट, दैट्स ओनली थिंग दैट यू नीड। एंड I'm getting a call, so I will have to say you a goodbye, and thanks everyone, bye.